तो बिजनेस स्टडीज का मॉक टेस्ट करते हैं स्टार्ट। अकाउंट्स का मैंने एनटी का मॉक टेस्ट आपको करा दिया था अच्छे से, ठीक है। और बिजनेस स्टडीज का ये मॉक टेस्ट है, इसको भी करते हैं। मैं ऑफिशियल वेबसाइट जो है एनटी का उसके थ्रू ही इसको कर रहा हूँ। तो आपको आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, राइट? दिख रहा है क्लास क्वेश्चन आपके सामने? तो एक एक करके क्लास क्वेश्चन को सॉल्व करने की चेष्टा करते हैं। ये रहा क्लास क्वेश्चन, आ जाओ फटाफट। क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे? चेक करो पहला क्वेश्चन क्या है, फटाफट देखो पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, जियोन प्राइवेट लिमिटेड हैज सेट अ टारगेट ऑफ अचीविंग टारगेट ऑफ 30% इंक्रीज इन प्रॉफिट। कह रहे हैं 30% प्रॉफिट इंक्रीज करने का टारगेट बना रहे हैं। मिस्टर डेंजिल द हेड कंट्रोल डिपार्टमेंट हैज इन्फॉर्म द बोर्ड डायरेक्टर दैट द टारगेट सेट मे नॉट बी पॉसिबल। कह रहे हैं भैया ये असंभव है टारगेट बनाना for the company to achieve, as according to the past 3-year data the company has never earned the income more than 10%। कह रहे हैं भैया आज तक तुमने 10% ज्यादा प्रॉफिट कमाया नहीं है और तुम्हें 30% का प्रॉफिट चाहिए। यानी कि ये क्या कर रहे हैं, यानी कि जो ये स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं विच इज नॉट अप्रोप्रिएट, मतलब बिना बात का कुछ भी बना दे रहे हैं। आज तक भी देखो, जब भी तुम टारगेट सेट करते हो अपने पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए करते हो। आज तक मैं कभी पास नहीं हुआ, अब मैं कह रहा हूँ कि मैं सीधे 99% ले आऊंगा, 95% ले आऊंगा, तो ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, राइट? आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोल, आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग गिवन इन द गिवन बिलो। तो जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स इंप्रूव। देखो इसमें एम्प्लॉय मोटिवेशन के बारे में कहीं बात नहीं हो रही, गोल अचीव करने के बारे में बात नहीं है, इसमें ऑर्डर डिसिप्लिन के बारे में बात नहीं, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। तो ए फर्स्ट पे टिक कर देना क्लास फटाफट, फर्स्ट पे टिक कर दो, फर्स्ट पे। सेकंड पे आ जाओ, फर्स्ट सेकंड पे आओ। विजय इज अ सुपरवाइजर इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ जियोन टेक प्राइवेट लिमिटेड। ही हैज टू सुपरवाइज 50 वर्कर्स हु आर प्रोड्यूसिंग मोबाइल। 50 वर्कर्स को सुपरवाइज करना है जो मोबाइल फोन बनाते हैं। द डेली प्रोडक्शन इज 100। डेली का 100 मोबाइल सेट का टारगेट है। कंपनी की पॉलिसी है कि 5% डिफेक्टिव आप बना सकते हो पर डे। मतलब कंपनी कहती है यार यहां तक डेविएशन अलाउड है 5% तक, उससे ज्यादा हम टॉलरेट नहीं करेंगे। हम सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करेंगे। वन डे मिस्टर दास अ फॉरमैन इन्फॉर्म मिस्टर विजय दैट देयर वर 4 डिफेक्टिव मोबाइल्स। तो 4 डिफेक्टिव मोबाइल्स है। विजय टोल्ड मिस्टर दास दैट इट वाज ओके एंड ही नीड टू से एनीथिंग टू द ही नीड नॉट टू से। कोई बात नहीं यार, इतनी गलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बच्चों को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लोगों को मतलब एम्प्लॉयज को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। थोड़े बहुत तो चलता ही है, इतना तो हमने परमिशन दे रखा है। ये किसके अंदर होता था? ये किसके अंदर होता था? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, एमबीई के अंदर, राइट? एमबीई के अंदर सेकंड पॉइंट होगा इसका, एमबीई मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, राइट? एमबीई मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, इसका आंसर होगा एमबीई मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। वही कहता था एक रेंज तक डेविएशन अलाउड है, उसके बाद अलाउड नहीं है। सीपीसी के अंदर क्या होता था? की एरिया कंट्रोल होता था, की रीजन एरिया पे। यहां ऐसा कुछ नहीं था। नेक्स्ट आओ थर्ड क्वेश्चन पे। गिवन 2 स्टेटमेंट्स। ए, मैनेजमेंट हैज सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज एज इट हैज इट्स ओन थ्योरी एंड प्रिंसिपल। तो ये करेक्ट है क्लास यहाँ पे, ठीक है बेटा। सब क्या बता रहे हैं मुझे उससे लेना देना नहीं है। सेकंड का एमबीई है तो एमबीई ही पे लगाओ, ठीक है। आपको सबकी देखने की जरूरत नहीं है, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो एमबीई करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो वो दुनिया की ताकत नहीं जो गलत कर दे। जो मैंने बता दिया वो फाइनल है, एमबीई ही होगा, राइट? आप टेंशन ना लो, आप बेफिक्र रहो। नेक्स्ट है क्लास, मैनेजमेंट हैज सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज एज इट हैज इट्स ओन थ्योरी प्रिंसिपल। करेक्ट है क्लास। इसकी थ्योरी अपना खुद का प्रिंसिपल्स होता है, तो मैनेजमेंट का सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। ऐसा हमने पढ़ा था, उसमें सिस्टमेटिक तरीके से बुक्स होती हैं, स्टडी मटेरियल होता है जो आपको पढ़ना पड़ता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एज एग्जैक्ट एज प्रिंसिपल ऑफ साइंस। मैनेजमेंट का प्रिंसिपल जो है नॉट एज एग्जैक्ट। तो यार आपको तो पता ही है कि जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है वो इन एग्जैक्ट साइंस है। ये तो सही है, ये तो क्लास बुक में लिखा हुआ है इन एग्जैक्ट साइंस है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, राइट? तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन ऊपर वाले का नीचे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, तो आप बी पे टिक कर देना, सेकंड ऑप्शन बी। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है क्लास, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा उसको, इसलिए भी। The basic task of this level of management is to integrate diverse element and coordinate the activities of the different department according to the overall objective of organization। करेक्ट है क्लास, टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है ये। थोड़ा सा अगर आप बुक को देखोगे ना, देखो बुक तो पढ़ना पड़ेगा, और एनसीईआरटी में भी क्लास लिखा हुआ है कि द बेसिक टास्क ऑफ दिस लेवल। देखो ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, देखो डिपार्टमेंट के बीच जो कनेक्शन करता है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का, उसकी लाइन डिफरेंट है, लेकिन ये एग्जैक्ट लाइन क्लास
मतलब है बुक में, द बेसिक टास्क ऑफ दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट, और जो ये लिखा है कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, तो भैया ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है तो भाई टॉप ही होगा, इसका ए पे टिक कर देना, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट, पेपर में ऐसे ही करते जाना, सेव एंड नेक्स्ट, राइट, सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। Which of the following is not the importance of coordination? क्वेश्चन कह रहा है कोऑर्डिनेशन का इंपोर्टेंस कौन सा नहीं है, नॉट एन इंपोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन इज अ डिलिबरेट फंक्शन, क्या ये इंपोर्टेंस है या फीचर है? अगर तुम्हें कोऑर्डिनेशन का फीचर पता हो, यार इंपोर्टेंस का मतलब बेनिफिट, अब कोऑर्डिनेशन डिलिबरेट फंक्शन है तो ये बेनिफिट है या इंपोर्टेंस है, बताओ, बेनिफिट है या इंपोर्टेंस? तो यार ये तो बेनिफिट नहीं है, मतलब कि इंपोर्टेंस, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, एक ही बात है, बेनिफिट इंपोर्टेंस, बेनिफिट है या फीचर है, मैं ये पूछ रहा हूँ, फीचर। तो पहला वाला तो फीचर है जी, डिलिबरेट फंक्शन जो है फीचर है, कोऑर्डिनाइज हार्मोनाइज करता है, ये तो क्लास इंपोर्टेंस है। कोऑर्डिनेशन हेल्प, हेल्प लिखा है, हेल्प लिखा है तो क्या है क्लास, ये इंपोर्टेंस हो गया। कोऑर्डिनेशन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यार कोऑर्डिनेशन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये फीचर है या इंपोर्टेंस है? तो ये भाई ये तो फीचर है, तो क्लास ए और डी। और ये देखते हैं कोऑर्डिनेशन लिंक करता है एक्टिविटीज को डिपार्टमेंट में, तो ए और डी ही है, क्योंकि यार ए और ई एक बार कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं, तो ए और डी करेक्ट है। देखो होता क्या है ना, कई बार एमसीक्यू में ना आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर को चूज करना होता है, लिखा भी है चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट, तो अगर सही भी है ना 3-4 चीजें, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन सा वो देखना है, तो आई थिंक ए और डी ही होगा। क्या कहते हो क्लास आप लोग? ए और डी ही मैं लगा रहा हूं, इसको आगे चलते हैं, ए और डी। 6 का, आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पॉलिटिकल कौन सा होता है? द एक्सटेंट ऑफ नेचर ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। देखो यार आपको याद होगा, मैंने आपको एक बात कहा था, आपको याद होगा मैंने आपसे क्या कहा था, बड़ा आपसे मैंने कहा था कि जब जनता गवर्नमेंट आई थी सत्ता में तो उन्होंने कोका कोला को बाहर भेज दिया था वापस, याद है? जब जनता गवर्नमेंट आई थी, पॉलिटिकल पार्टी अगर आती है तो क्लास बाहर निकल जाती है कंपनी, अगर उनको पसंद नहीं है या फिर उनके रूल रेगुलेशन के अंदर वो काम नहीं करते या उनकी कुछ रूल रेगुलेशन है, राइट। हाँ, फिर 1991 में आया था, 1991 में दोबारा। इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशू करती है क्लास गवर्नमेंट अथॉरिटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है। और प्लान प्राइवेट पब्लिक सेक्टर्स, ये इकोनॉमी का हो गया, ये लीगल का हो गया, चौथा वाला भी लीगल हो गया, तो आई थिंक फर्स्ट होगा इसका ऑप्शन, पहला ही लाइन पढ़ के समझ आ गया था, फर्स्ट ही है। 6 का फर्स्ट है, आंसर देख लेना क्लास, 6 का फर्स्ट है, 6 का फर्स्ट, 7 का 6 का फर्स्ट है, देखो 7 का क्या है? द बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प्स इन टैपिंग एंड यूजफुल रिसोर्सेज, तो सही है क्लास ये, हाँ बिल्कुल सही है, बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प करता है ना टैपिंग और असेंबलिंग ऑफ रिसोर्सेज में, सही है। द बिजनेस इन्वायरमेंट प्रोवाइड ओनली अपॉर्चुनिटी फॉर अ बिजनेस, ये गलत है। सेकंड, बिजनेस इन्वायरमेंट ये खाली अपॉर्चुनिटी देता है, थ्रेट भी तो देता है, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स दोनों देता है, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर 3, 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। नेक्स्ट, दिस इज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वेरी वेरी सिंपल, बहुत ही ज्यादा आसान दे दिया इन्होंने। देखो यार 50 में से तुम्हें कम से कम 40 क्वेश्चन तो आसान मिलने वाले हैं, 5 एवरेज मिलेंगे, 5 टफ मिलेंगे, तो 5 जाओ भाड़ में, 45 में से 40 तुम्हें करने हैं जो अच्छे लगे। कितना प्यारा क्वेश्चन है, कहाँ पे डिसीजन लिया जाता है? सेटिंग में कोई डिसीजन थोड़ी है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव में, आइडेंटिफाई करने में, सेटिंग अप अल्टरनेटिव और फॉलो अप एक्शन, तो कौन सा है कि कौन सा ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है, कौन सा ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है, सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, कि आप कौन सा ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करने वाले हो, ये है आपका डिसीजन कि आप कौन सा ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करने वाले हो। तो थर्ड करेक्ट है ना, सी करेक्ट है, सी करेक्ट है। मैनेजर हैव अ टेंडेंसी टू रिले ऑन प्रीवियसली ट्राइड एंड टेस्टेड सक्सेसफुल प्लान, मैनेजमेंट हैव अ टेंडेंसी टू रिले, मैनेजमेंट की एक टेंडेंसी है कि रिले ऑन प्रीवियसली ट्राइड एंड टेस्टेड सक्सेसफुल प्लान, तो जो प्रीवियसली ट्राई किया था और टेस्टेड किया था उस पे ये लोग रिले कर लेते हैं, या जो पहले किया था। द काइंड ऑफ कॉम्प्लेसिनेसी एंड फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी मे एक्चुअली लीड टू फेलियर इंस्टेड ऑफ सक्सेस, तो यार साफ साफ लिखा है फेलियर इंस्टेड ऑफ सक्सेस, तो प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, थर्ड ऑप्शन। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना, अब कई बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर डायनामिक इन्वायरमेंट की बात इसमें क्यों नहीं होगी,
तो यार डायनामिक इन्वायरमेंट की बात तब होती है जब इन्वायरमेंट में फ्रीक्वेंटली चेंजेस आते हैं और मैनेजमेंट उस चेंज को अडॉप्ट नहीं कर पाता। ऐसी कहानी लिखी हो तो ए लगाओगे। अच्छा, रिड्यूस क्रिएटिविटी कब बोलोगे? जब सबॉर्डिनेट ब्लाइंड फॉलोअर्स की तरह मैनेजर के प्लान को फॉलो करता रहता है और अगर कोई उसको अपना सजेशन देना है, अपनी बात रखना है, तो मैनेजर डांट देता है उसको, तू चुप कर भाई, तो हमें सिखाएगा, चल जैसा तुझे बोला है वैसे ही करते चल, अपनी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, अपनी क्रिएटिविटी लाने की जरूरत नहीं है। दिस इज कॉल्ड क्लास रिड्यूस क्रिएटिविटी, राइट। तीसरा गारंटी सक्सेस इसी के लिए होगा। चौथा लीड्स टू रिजिडिटी, ठीक है, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। देखो रिजिडिटी क्या होता है क्लास? जब प्लान जो है आप चेंज करने में दिक्कत है, कल को कुछ चेंज हो गया और आप चेंज नहीं कर पा रहे, तो ये लिमिटेशन रिजिडिटी का है। ओके, तो इसका तो मैंने बता दिया आपको, आई थिंक थर्ड ही करेक्ट है, बाकी आप सब देखो, थर्ड मेरे हिसाब से ठीक है। 10 का चेक करो। By deciding in advance the task to be performed, planning shows the way to deal with changes and uncertain events. देखो यार, एडवांस में प्लान करने से हम लोग अनसर्टेन इवेंट्स जितने भी हैं हम उसके लिए प्लान कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द इंपोर्टेंस ऑफ प्लानिंग रिफ्लेक्टेड इन द अबव स्टेटमेंट। कौन सा इंपोर्टेंस है? ओवरलैपिंग की तो कहीं बात नहीं हो रही इसमें, रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी की बात हो रही है। क्या कहते हो क्लास? रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी बाय डिसाइडिंग एडवांस, हाँ, रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। और प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, डायरेक्शन देता है, नए नए आइडियाज को प्रमोट करता है, तो यार इसमें रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी है, बाकी तो कहीं भी कोई मैच नहीं कर रहा है, राइट, रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। तो ठीक है, इसका लेवल मैं इसको आसान नहीं कहूंगा, क्योंकि देखो यार टीचर को तो सब आसान लग रहा होता है, लेकिन एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो मीडियम है। कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, जैसे देखो क्लास ये मेरे मॉक से उठाया हुआ सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है क्लास। मैंने आपको टर्म 1 में भी सिखाया था, कई सारे बुक्स में भी है सेम, कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट किसे कहते हैं, कि एक सुपीरियर अपने अंडर कितने सबॉर्डिनेट को रख सकता है, नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट मैनेज इफेक्टिवली। इन्होंने इफेक्टिवली वर्ड नहीं लगाया, बट कहने का तात्पर्य सेंस वही है कि कितने सबॉर्डिनेट को अपने अंडर में रख सकते हैं। तो मैं तीसरे पे लगा रहा हूं, इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 थर्ड ऑप्शन लिख लेना, 11 का थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, अर्नव हैज अ कंपनी इन मुरादाबाद। लो, मुरादाबाद में कंपनी है क्लास, मतलब तो घर के पास की ही बात हो गई। दैट इज फेमस फॉर इट्स प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। यहीं पे आंसर तुम्हारा आ गया, यहीं पे आंसर आ गया, लेकिन समझदारी दिखाना, पूरा क्वेश्चन पढ़ना। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। अगर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होता तो फंक्शनल, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है तो डिविजनल, हेंस इट इज क्रिएटेड डोमिनेंट पोजीशन मार्केट, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर। तो क्लास प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है तो डिविजनल, सेकंड ऑप्शन पे टिक कर देना। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन डिविजनल के बेनिफिट में साफ लिखा हुआ है, साफ सुनहरे शब्दों में लिखा हुआ है, राइट। नेक्स्ट मैच करना है, हम आ गए 13 पे बेटा, 13 पे। सबको सब समझ आ रहा है ना क्लास? बता देना किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो। 13 मैच द फॉलोइंग तो बहुत ही आसान होता है, क्योंकि तुम्हें एक दो का पकड़ लोगे ना अगर तुम मैच द फॉलोइंग तो तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। क्या होगा क्लास इसका? ये रहा ना ऑप्शन, ये रहा अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या है? अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, कैन नॉट बी डेलीगेटेड। यार कैन नॉट बी डेलीगेटेड क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी। सी का चौथा पकड़ लो क्लास, यहां पे लिखा है अकाउंटेबिलिटी, सॉरी सी का तीसरा, अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। सी का तीसरा देख लेना, तो यार सी का तीसरा तो ए और डी में है, तो मुझे पक्का पता है ए और डी में से ही कोई आंसर होगा। मेरी बात ध्यान देना, मैं कैसे कर रहा हूं एज ए स्टूडेंट, प्लीज यहां फोकस करो, मैं एक स्टूडेंट हूं। मैंने देखा कि यार सी का तीसरा, मैं सीना ठोक के कह सकता हूं सी का तीसरा है, पर यार लो पहले ऑप्शन और चौथा ऑप्शन दोनों में सी का तीसरा लिख रखा है, यानी कि दूसरा तीसरा पक्का गलत है। अब दूसरे तीसरे को हाइड कर दो, दूसरा तीसरा नहीं देखना है। अब मुझे देखना है क्लास की, अच्छा अब जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें डी का चौथा है, फोर्थ ऑप्शन में भी डी का चौथा है, तो यार डी का चौथा तो पक्की बात है, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन ने घेर लिया, डिसेंट्रलाइजेशन ने घेर लिया चौथा ऑप्शन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू ऑल लेवल। मैंने आपसे कहा था डिसेंट्रलाइजेशन में ऑल लेवल होता है, डिसेंट्रलाइजेशन में सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी होता है, डिसेंट्रलाइजेशन में सबका एंगेजमेंट होता है, डेलीगेशन में वर्कलोड कम करना होता है, डेलीगेशन में दो लोगों में अथॉरिटी को शेयर करना होता है, डेलीगेशन इज नेसेसरी, डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट नेसेसरी, राइट। तो डी ने घेर लिया। अब मुझे पहले का देखना है और दूसरे का देखना है। अगर पहला और दूसरा मैंने सही समझ लिया तो मैं आंसर लगाने के लायक हो जाऊंगा। तो पहले का फर्स्ट, क्या अथॉरिटी कैन नॉट बी एंटायरली डेलीगेटेड? पहले का फर्स्ट या पहले का जो है, अगर मैं पहले का फर्स्ट टिक कर देता हूं
तो मुझे दूसरे का सेकंड करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड। या फिर ये ऑप्शन ठीक है कि पहले का मैं दूसरा टिक करूं, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी एंटायरली डेलीगेटेड। तो इन्होंने बहुत मतलब कि दोनों ऑप्शन में बहुत फंसा दिया है। पर लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में, तो मुझे लगता है क्लास की 13 में डी ऑप्शन होना चाहिए, ए का सेकंड, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, अथॉरिटी को डेलीगेट किया जा सकता है, अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं किया जा सकता, रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी एंटायरली डेलीगेटेड। यार आप रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा का पूरा डेलीगेट नहीं कर सकते, तो फोर्थ ऑप्शन पे लगाऊंगा। वैसे अगर देखा जाए तो यार ए ऑप्शन में भी कुछ गलती नहीं है। अब ए ऑप्शन में भी क्या पता टीचर बच्चे होता क्या, पेपर आने के बाद बच्चों को मौका मिलता है क्लास चैलेंज कर सके आंसर्स को, तो मुझे लगता है कि ए भी सही है, डी भी सही है, बट मैं यहाँ पे डी टिक करूंगा क्लास, क्योंकि मुझे लगता है कि अथॉरिटी को डेलीगेट किया जा सकता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी एंटायरली डेलीगेटेड। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा का पूरा डेलीगेट नहीं कर सकते। तो कुछ क्वेश्चन तो होते हैं विवादित क्वेश्चन, जहां एनटीए आपका नंबर टाइम लेता है, एनटीए बस आपका टाइम खराब करेगा और बाद में आपको नंबर दे देगा खुशी खुशी। ठीक है, अच्छा बुक के हिसाब से डी है, चलो भैया हमारा आंसर सही था, बुक के हिसाब से डी है। डी वालों क्लास थैंक यू वेरी मच। 14 पे आ जाओ। 14 डेलीगेशन डज नॉट मीन क्लास एब्डिकेशन, डेलीगेशन डज नॉट मीन एब्डिकेशन। अच्छा डेलीगेशन का मतलब ये नहीं कि भैया दे दा के संन्यास हो गए, अपना नीचे भेज दिया, अब हम फ्री हो गए, चलो आराम से एंजॉय करेंगे, अब ऐसा नहीं है। या बिल्कुल एब्डिकेशन का मतलब एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इसका मतलब यही है कि आप कह सकते हो कि छोड़ देना किसी काम को छोड़ देना, है ना। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, एनसीईआरटी से लिया गया है क्लास, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो एनसीईआरटी अपने पास रखनी चाहिए। देखो मेरे पास एनसीईआरटी है, तो यार थोड़ी सी अब तो ये ब्लर हो रहा होगा, ऐसे देखिएगा शायद, राइट। चलो एनसीईआरटी है, तो जिनका अगस्त में पेपर है वो देख लेना। अब ऐसा मत सोचने लग जाना जिनका आजकल पेपर है कल परसों, अरे सर मेरा क्या होगा, मेरा तो एनसीईआरटी पढ़ा नहीं है। अरे यार एनसीईआरटी की लैंग्वेज जो रिफ्रेशर है उनमें भी लिखी होती है, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज रिफ्रेशर में नहीं लिखी होती, राइट, लिखी होती है। तो डेलीगेशन का मतलब तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या कहते हो क्लास, ऑप्शन कौन सा क्वेश्चन था 14, डेलीगेशन का तो ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है क्लास कि बिल्कुल फ्री हो गए तुम, तो यार ये तो गलत है, तो पहला गलत है। देखो अगर क्लास यहाँ पे देखोगे, अच्छा हाँ बताओ क्लास जरा, पहला डेलीगेशन में 2 लोग होते हैं ना, डेलीगेशन डज नॉट मीन, अच्छा डज नॉट लिखा है, मुझे लगा टीम मीन, डेलीगेशन डज नॉट लिखा है, तो डेलीगेशन का ये मतलब नहीं है कि अपना काम किया और सो गए, अब ऐसा नहीं है। तो पहला तो है क्लास वो सही लिखा हुआ है, पहला सही है, मैं डज नॉट को कंसिडर नहीं कर रहा था, तो सही है बिल्कुल, ऐसा तो होना भी नहीं चाहिए, ऐसा तो किसी में भी नहीं है कि आप सो गए बस आराम से, तो पहला ट्रू है। मैनेजर इज नॉट अकाउंटेबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ असाइंड टास्क टू ऑफिस, भैया मैनेजर अकाउंटेबल है, अगर मैं अपने नीचे वर्कर को कोई काम दे रहा हूं तो मैं अकाउंटेबल हूं, मेरा मालिक कुछ पूछेगा तो मैं मुझे उसे बताना पड़ेगा, तो ए ट्रू है, आर फॉल्स है। ठीक है, अकाउंटेबल होता है वो, है ना, वो अकाउंटेबल होता है, तो ए ट्रू आर फॉल्स कौन सा होगा क्लास, ए ट्रू आर फॉल्स, सी होगा ना, सी है करेक्ट क्लास, सी चेक करो क्लास, सी ऑप्शन करेक्ट है 14 का, 14 का सी करेक्ट है। 15 पे आओ क्लास, 14 का सी, 15 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्टिफिकेशन मार्क, कौन सा नहीं, एग मार्क है, हॉल मार्क है, आईएसआई है, और अर्दन मार्क शायद यही नहीं होगा, क्योंकि एग मार्क तो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए, है ना, और हॉल मार्क जो है वो बेसिकली किसके लिए, गोल्ड ज्वेलरी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक के लिए आईएसआई मार्क। ठीक है, आईएसआई का फुल फॉर्म बताना मुझे फटाफट, और तो बाकी तो पता ही कौन किसके लिए है। तो अर्दन मार्क ए पे टिक कर रहा हूँ मैं 15 का, ठीक है, 15 का ए पे कर दिया, 16 आईएसआई मार्क का फुल फॉर्म बताओ किसी को पता हो तो, हाँ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के लिए है। 16 गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 असर्शन oneself to ensure that one gets a fair deal is right of consent, करेक्ट है क्लास, आपको फेयर डील मिलना चाहिए, राइट, फेयर डील। FPO फ्रूट प्रोसेस ऑर्डर मार्क इज क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑन फॉर फूड प्रोडक्ट ओनली, तो यार बात बिल्कुल सही है क्लास, फूड प्रोडक्ट के लिए होता है क्वालिटी, ताकि जो जितने बेसिकली जैसे जो जितने भी फ्रूट को वो करके मतलब प्रोसेस करके बनाई जाती हैं, सॉस वगैरह, जाम वगैरह समझ लो, तो उन सब के लिए फूड प्रोसेस मार्क हो गया, तो FPO, तो ये बिल्कुल फूड आइटम के लिए होता है, सब खाने पीने की चीजें हैं, बिल्कुल करेक्ट है। तो मैं दोनों स्टेटमेंट टिक कर दूं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ए कौन सा क्वेश्चन था, 16 का ए लगा देना क्लास, 16 का ए, ठीक है। 17 आइडेंटिफाई द राइट, बेटा सुन लो, अब मैं यहाँ पे थोड़ा कान खोलो और सुनो ढंग से, यहाँ तुम गलती करते हो 17 में।
कंज्यूमर का वो राइट इंक्लूड रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट जो है बड़ा राइट है, ठीक है। फेयर डील मिलना चाहिए क्लास, ये उसका राइट है, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो राइट है। 17 में क्या कहता है कि आइडेंटिफाई द राइट ऑफ कंज्यूमर दैट इंक्लूड रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट, रिमूवल ऑफ डिफेक्ट। देखो अगर मुझे कॉम्पनसेशन मिल रहा है तो ये क्या है, सीक रिड्रेसल है, और मेरी कंप्लेन लिखी जा रही है, ये हर्ड है। हियर्ड एंड रिप्रेजेंटेशन का मतलब कंप्लेन लिखी जा रही है लेकिन मुझे कॉम्पनसेशन मिल रहा है, मुझे रिफंड मिल रहा है, मुझे मेरा पैसा वापस मिल रहा है, मुझे मेरा सामान मिल रहा है, तो भैया इसको बोलते हैं क्लास सीक रिड्रेसल, यानी कि जहां पे कॉम्पनसेशन दिया था। क्लियरली मेरे नोट्स में भी मेंशन है क्लास, ये तो एनसीईआरटी की बात छोड़ ही दो। ओके, सेकंड, कंप्लेन फाइल करोगे तो फिर वो आपका कंप्लेन अगर आप फाइल करते हो वो अलग है, वो कंप्लेन फाइल की जा रही है या नहीं कर रहे कंप्लेन फाइल, या सुन नहीं रहे वो, तो हार्ड रिप्रेजेंटेशन, राइट। नेक्स्ट बेटा, जो FICCI मार्क होता है ना, वो रेस्टोरेंट पे होता है, जो बना रहे हैं चीजों को, बना के पैक करके भेज रहे हैं। ओके, तो FPO भी इसी चीज के लिए होता है। अब ये नहीं कि तुम बहुत ज्यादा डीपली चले जाओ वर्ड पे, ऐसा भी नहीं है कि आप एक एक वर्ड को पकड़ लगो। नॉर्मल क्वेश्चन से तो इसका आंसर नॉर्मल तरीके से दो। रजत और परम वर को ओनर्स ऑफ देयर आइसक्रीम बिजनेस नेम आइस डिलाइट। आइस डिलाइट का बिजनेस है क्लास यहाँ पे, और वो कहते हैं कि दे हैव अ रिजिड पॉलिसी बाइंग 2 months क्रेडिट, 2 महीने के लिए उधार लेते हैं। अरे भाई मुझे सामान दे दो यार, 2 महीने में मैं तुम्हें पैसा लौटा दूंगा। और उधार जो माल बेचते हैं वो 1 महीने के क्रेडिट बेच, कितने समझदार हैं कि जो उधार बेचेंगे वो 1 महीने के क्रेडिट बेचेंगे, तो 1 महीने के अंदर पैसा आ जाएगा, हम तुम्हारा पैसा तुम्हें लौटा देंगे। तुम तो 2 महीने का टाइम तुमसे ले रखा है और इधर से हमने 1 महीने का टाइम लिया हुआ है, तो इसका मतलब मुझे ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्लास पैसा तो मुझे सेल से ही रिकवर हो जाएगा। तो लो वर्किंग कैपिटल। क्या मैं बी पे टिक कर दूं क्लास? आप सबका क्या कहना है बताओ? मैं तो बी पे करने जा रहा हूं, ठीक है, गुड। 7 नेक्स्ट। डाउट लगे तो फिर छोड़ के आगे चलना, ठीक है, छोड़ के आगे चलना, या मार्क फॉर रिव्यू डाल देना, वो सिलेक्ट नहीं होगा मार्क फॉर रिव्यू, राइट। बड़ा पैसों की जरूरत तुम्हें कम पड़ेगी क्योंकि तुम्हारे पास पैसे होंगे, तुम 2 महीने के उधार पे खरीदोगे तो पैसा उनको 2 महीने बाद देना है, बेच के तुम 1 महीने में पैसा कमा लोगे, तो 1 महीने में पैसा कमा के दे दोगे, तुम्हें बाहर से किसी के हाथ जोड़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, राइट। 19 पे आओ। Longer the lead time, larger the quantity of material be stored and larger shall be the amount of working capital required. Identify the factors affecting the working capital highlighted in the above case. Longer the lead time, जितना समय तुम्हें प्रोडक्शन करने में लगेगा, larger the quantity of material to be stored, larger shall be the amount of working capital. तो यार देखो, ये जो बात कर रहा है ना टॉपिक, ये बात कर रहा है क्लास की जो रॉ मटेरियल है, अगर वो हमें उसकी अवेलेबिलिटी की बात कर रहा है, तो अगर आप देखोगे ना, इसमें थर्ड और फोर्थ का तो दूर दूर तक कोई सवाल ही नहीं है, ऑप्शन थर्ड और फोर्थ तो हो ही नहीं सकता। तो जो थर्ड और फोर्थ बता रहे हो बेटा बहुत गलत बता रहे हो, पता नहीं क्या सोच रहे हो आप, थर्ड फोर्थ तो कहीं से भी लिंक नहीं है। अगर आप सेकंड बोलते एक बार को तो मैं सोचता कि तुम प्रोडक्शन के बारे में सोच रहे हो, ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में सोच रहे हो। तो क्लास ये ऑपरेटिंग साइकिल यानी कि सेकंड पॉइंट नहीं होगा, इसका जो ऑप्शन है वो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, एक बार जिसके पास बुक होना एक बार देख लेना, साफ साफ ये चीज लिखी हुई है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि लॉन्गर द लीड टाइम लार्जर क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बी स्टोर। अगर लीड टाइम अगर लॉन्गर है तो लार्जर क्वांटिटी ऑफ मटेरियल जो है टू बी स्टोर्ड एंड लार्जर शैल बी द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। करेक्ट है क्लास। ये किस चैप्टर से ये भूल गए बेटा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ा है कभी आपने? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें बेटा ए ही होगा, बी नहीं होगा, ए करेक्ट है। अरे मोस्ट अप्रोप्रिएट, आप समझ नहीं रहे, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करना है और ये एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, तो इसीलिए क्लास ए ऑप्शन। आप एनसीईआरटी किसी बच्चे के पास हो ना, एक बार लाइन देखना, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में एक टॉपिक होगा, देखो बच्चे बता रहे हैं, सेम लाइन लिखी है, ये सेम लाइन लिखी हुई है, तो इसलिए फाइनेंशियल लीवरेज इज कंसिडर फेवरेबल। फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है? डेट अपॉन इक्विटी, है ना, डेट अपॉन इक्विटी फाइनेंशियल लीवरेज की आपकी टोटल जो कैपिटल है उसमें डेट कितना है। द कॉस्ट ऑफ डेट लोअर देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो अगर आरओआई ज्यादा होगा तो डेट इश्यू करना फेवरेबल है, तो फाइनेंशियल लीवरेज में ऊपर डेट होता है न्यूमरेटर यानी कि फेवरेबल, तो अगर क्लास डेट इशू करने से फायदा होता है तो ए ऑप्शन करेक्ट है। अगर कॉस्ट ऑफ डेट कम है, आरओआई ज्यादा है, तभी डेट इशू करने से फायदा होगा।
व्हेन आरओआई इज मोर देन कॉस्ट ऑफ डेट। तो कॉस्ट ऑफ डेट मतलब, कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कम आरओआई ज्यादा है। बेटा अगर तुम ये सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर दोगे, मतलब यही आंसर बाद में कंसिडर हो जाएगा अगर तुम इस क्वेश्चन को छोड़ देते हो तो। मार्क फॉर रिव्यू करोगे तो कंसिडर नहीं होगा ये। तो मैं सजेशन दूंगा कि अगर तुम्हें पक्का पता है तो सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर देना। सेव का मतलब वो कंसिडर होगा, राइट, सेव का मतलब कंसिडर होगा। बेटा एडमिट कार्ड में जो लिखा गया है यार वो देखो, मैंने एडमिट कार्ड के लिए अलग से वीडियो बना के बता रखा है तुमको, क्लास में बता रखा है कि एडमिट कार्ड में जो फॉर्म है उसे भरना पड़ेगा, राइट। 21 पे आओ, क्लास 21 पे हाई वर्किंग कैपिटल इंप्रूव लिक्विडिटी। अगर हाई वर्किंग कैपिटल है तो सीधी सी बात है लिक्विडिटी बढ़ेगी, जब चाहे तब पैसा लौटा दोगे तुम। और हाई वर्किंग कैपिटल रिड्यूस प्रॉफिटेबिलिटी, और यार इतना ज़्यादा पैसा अपने पास रखोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी कम होगा, तो इसको बुक की ज़रूरत ही नहीं है क्लास, ये तो बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है। अगर तुम्हारा हाई वर्किंग कैपिटल है तो लिक्विडिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और अगर तुमने ज़्यादा पैसा अपने पास रख रखा है तो प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा। तो क्लास ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, कहीं चेक करो क्लास, ए ऑप्शन करेक्ट है। बेटा लिख लो 21 का ए, 21 का ए। डाउट हो घर पे देख लेना, डाउट हो घर पे देख लेना, राइट। बेटा सेव एंड मार्क फॉर, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया तो मतलब सिलेक्ट हो गया, सेव एंड नेक्स्ट का मतलब यही सिलेक्ट हो गया, हरा आ गया ना, देखो हरा जहां आ गया, हरा आ गया तो मतलब सिलेक्ट हो गया। 22 बेटा अभी बीएसटी की बात करते हैं, मैं ईगो का भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाई डिविडेंड, आज शाम को बिल्कुल कभी भी चेंज कर सकते हो ऑप्शन को, तुम्हारी मर्जी, तुम जाने से पहले जिसका ग्रीन हो गया ना इधर, आप वो भी चेंज कर सकते हो, जिसका ग्रीन हो गया आप वो भी चेंज कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि एक बार हो गया तो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, जब मर्जी तब चेंज कर सकते हो। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाई डिविडेंड भाई ये कंपनीज बहुत ही सिंपल है, हाई डिविडेंड कब बांटेगी, जब हाई होगा, स्टेबल अर्निंग होगा और लोअर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होगा। तुम्हारा कंफ्यूजन ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में रहता है। अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, हाँ बिल्कुल मौका का ही है, अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत कम है तो हम पैसा खुलेआम बांटेंगे, है ना। तो कौन सा है क्लास मुझे बताओ, मैंने टेस्ट में भी दिया हुआ था क्लास, आपको पता होगा। हाई अनस्टेबल, अनस्टेबल में कैसे दे दोगे, लो है तो कैसे दोगे, हाई स्टेबल नहीं हाई ग्रोथ है तो कैसे बांटोगे पैसा, हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी तो बचाओगे ना पैसा। पहला ए करेक्ट है सब बच्चों का। 23 The employees of Alpha Limited were not very happy when the company installed camera in all section of the company. The employee thought that the management did not trust the workers anymore. The employee decided to meet their superior regarding their concern. The superior, Mr. Das, explained to them the real intention of the management behind the installation of the camera. Hearing अच्छा इन्होंने बताया कि हमारा इंटेंशन भैया वो नहीं है, या हुआ क्या, कंपनी में कैमरे लगा दिए, अब इतने कैमरे लगा दिए, वर्कर बोल रहे हैं भैया यार थोड़ा तो हमें गपशप करने दो, थोड़ी तो चुगली चपाट करने दो, थोड़ी तो बातचीत करने दो, यहाँ वहाँ इतने कैमरे लगा दोगे तो कैसे काम चलेगा भैया। अब तुम पेपर देने गए, इन्विजिलेटर जो है वो हर सीट के आगे की इन्विजिलेटर खड़ा हुआ है और हर आपका देख रहा है कि आप कहाँ हिल रहे हो, जैसे थोड़ा सा तेज सांस लिया तुरंत पीछे मुड़ के देखने लगे, तो आप भी क्या बोलोगे, भैया पेपर देने दे यार, ऐसा कुछ नहीं, हम कोई वो डकैत थोड़ी है। तो इन्होंने बताया, फिर मिस्टर दास ने समझाया भैया कि कैमरा लगाने का पर्पस हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रहे हो, तो आप बातचीत कर सकते हो, अपना काम कर सकते हो, कैमरा लगाने का पर्पस हमारा वो नहीं कि आपको दिक्कत दी जाए। हियरिंग मिस्टर दास द एम्प्लॉय वर कन्विंस, एम्प्लॉय को लगा ठीक है यार चलो, कुछ रीजन दिया होगा इसने, कुछ ना कुछ रीजन दिया होगा। had different motive behind set up camera on campus. They went back to their own work accepting the new changes. तो कितने अच्छे एम्प्लॉय को समझा दिया भैया कैमरा इसलिए नहीं लगा है, तुम आराम से बातचीत करो, जो जैसा काम कर रहे हो तुम कैमरे की टेंशन मत लो, मे भी कैमरा कोई चोरी वोरी कर रहा है उसलिए लगा, आपके वर्कर को पता हम चोरी करते नहीं, तो वो टेंशन फ्री हो गए फिर, राइट। तो ऐसा उन्होंने बोल दिया, तो आइडेंटिफाई, और बच्चे वो मान भी गए वो लोग एम्प्लॉयज। आइडेंटिफाई द इंपोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, तो डायरेक्टिंग इमिटेट एक्शन, क्लास इमिटेट एक्शन क्या है, ऐसा तो कुछ नहीं है क्लास की, नकल करता है ऐसा। डायरेक्टिंग इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट, तो डायरेक्टिंग फैसिलिटेट इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंजेस, तो यार ये सही लग रहा है मुझे थर्ड ऑप्शन, कि कोई चेंजेस अगर आया है तो डायरेक्टिंग में एम्प्लॉय को डायरेक्ट करके उस चेंज को अडॉप्ट कर लिया गया, राइट, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। पोटेंशियल वाला तो ऐसा कुछ है नहीं, थर्ड ऑप्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। 24 पे आओ, 24 पे रजत सेल्स हेड है जियोन टेक लिमिटेड का, जियोन टेक लिमिटेड का सेल्स हेड है। वन डे ही कॉल्ड अप मिस्टर गौरव हु इज द फाइनेंस हेड ऑफ जियोन। यार ये जियोन बार बार आ रहा है, लगता है जियोन कोई सेंटर वेंटर का ही नाम होगा।
Jion to inform him about the financial requirement of the sales department due to poor telephonic connection खराब था, हेलो 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 बोलते हैं ना हम लोग. रजत वॉज नॉट एबल टू कन्वे द मैसेज टू मिस्टर गौरव. तो यार ये हो गया बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, जहां पे टेलीफोन कनेक्शन अच्छा नहीं था जिसकी वजह से बात नहीं पहुंच पा रही, तो ये नॉइज के अंदर आता है. चाहे टेलीफोन कनेक्शन हो, चाहे इंटरनेट कनेक्शन हो, चाहे रोड पे ट्रैफिक हो, चाहे क्लास डाकिए ने आपके चिट्ठी नहीं पहुंचाई सही तरीके से जहां पहुंचानी चाहिए थी. दिस ऑल कॉल्ड नॉइज. थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, नॉइज. 25. Identify the correct statement related to the leadership from the following. Leadership, बताओ. लीडरशिप ऑलवेज बिल्ट अप हिज सक्सेसर, ये बिल्कुल करेक्ट है क्लास. लीडरशिप हमेशा क्लास जो है सक्सेसर को बिल्ड करता है. प्रोवाइड प्रोडक्टिविटी लिंक वेजेस टू हिज फॉलोअर, भैया ये काम लीडर का नहीं होता है, राइट. ये काम लीडर का नहीं होता, बट वो कम्युनिकेशन का बैरियर है, कोई नाम नहीं है, वो कम्युनिकेशन का ही बैरियर नॉइज होता है जब कम्युनिकेशन सही से पहुंचता नहीं है. तो ये सिमेंटिक ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में से नहीं है कोई, राइट, जो ऊपर था क्वेश्चन. बट 25 की बात करते हैं. जॉब ट्रेनिंग टू द वर्कर्स इंश्योर परफॉर्मेंस टू वर्कर एज पर द स्टैंडर्ड्स. ठीक है, तो आप देखो दूसरा तीसरा तो नहीं होगा, पहला और चौथा, मतलब देखो मोस्ट अप्रोप्रिएट में नहीं होगा दूसरा तीसरा, पहले और चौथे में से क्या लगता है क्लास आपको. इट देखो क्लास, अगर देखें, अगर हम बुक की भाषा देखें तो बुक में ही है ऑलवेज बिल्ट अप हिज सक्सेसर. जो लीडर है ना वो बिल्ड करता है क्लास हिज सक्सेसर, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है. तो जिनका पेपर क्लास अगस्त में है या अभी टाइम है 2-3 दिन का, आई सजेस्ट कि एक बार आप पतली पतली बुक है एनसीईआरटी की देख लेना. मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं देखोगे तो नहीं निकलेगा पेपर, लेकिन एक बार देख लेना, क्या पता कोई लाइन क्लास आपके सीधे दिमाग में टच कर जाए. कई बार क्या होता है ना कि बातें तीनों सही हैं, बातें चारों सही हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है तो वो वहां से लाइन को उठा लेते हैं. तो ए पे आप टिक करोगे इसका कि ए मुझे लग रहा है करेक्ट है. अब ये आ गया क्लास 26 क्वेश्चन. Christopher was working as salesman in Adnan Textile Company. He was hardworking and sincere. हाँ, जो छोड़ना है ना, जो तुम्हें छोड़ना क्वेश्चन है उसको आप लगा देना मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट. जो छोड़ना है उस पर डी लगा देना, ठीक है. जो तुम्हें पता है नहीं यार मुझे छोड़ना है, डी लगा देना, ठीक है, आगे बढ़ना. या फिर सीधा उस क्वेश्चन को छोड़ के ना तो किसी दूसरे पे क्लिक कर देना, सीधे इनमें से किसी पे क्लिक कर देना. ओके. 26. Christopher was working as a sales manager in Adnan Textile Company. He was hardworking and sincere person. His superior were very happy in his performance. One day, his superior Mr. Das informed that he would have to attend an important board director meeting. The BOD was going to discuss the new clothing line. Since he was hardworking, Mr. Das recommended his name. तो भैया मीटिंग में शामिल होने की बात की जा रही है, मीटिंग में शामिल होने की बात की जा रही है, तो क्या होगा. जॉब सिक्योरिटी की तो कहीं कोई बात नहीं है इसके अंदर. क्लाइमेट की बात तो होती है जब पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है ना, क्लाइमेट जब माहौल अच्छा है, मिलजुल के सब रहते हैं ना खुशी खुशी पे. और स्टेटस की कोई बात नहीं है, डी होगा एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन. यार बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट करने को दिया जा रहा है तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी बच्चे को दिक्कत होगी. कॉमन सेंस लगाओ, आपको मीटिंग में बुलाया जा रहा है, मीटिंग में आपको बिठाया जा रहा है, ठीक है, बट एक बार बुक भी रीड कर लेना. सिर्फ नोट्स पे भरोसा मत रखना क्लास, बुक भी रीड कर लेना. वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार नोट्स जो मिले हैं आपको वो आंसर राइटिंग के पर्पज से हैं कि आप कितनी इजी लैंग्वेज में आंसर्स को लिख सकते हो. अब क्वेश्चन घुमा के अंदर ऐसा नहीं कि नहीं होगा, 40 तो हो ही जाएंगे उसमें से, बट फिर भी एक बार बुक को देख लेना, राइट. अरे भैया मार्क फॉर रिव्यू आपने कर दिया, आपको याद आ गया तो उसको सेव एंड नेक्स्ट कर देना उस क्वेश्चन पे जाके. मेनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कीप अ डाटाबेस ऑफ अनसॉल्टेड. बहुत ही सिंपल है, जिन्होंने मेरे मॉक टेस्ट बना रखे हैं, ठीक है, बताओ क्या होगा इसका आंसर. अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स, यानी कि जिनका सिलेक्शन पहले नहीं हुआ था अब उनका सिलेक्शन हम करने जा रहे हैं, इनमें से किसी एक को बुला लेंगे. कैजुअल कॉलर कहते हैं इसको, बिना सोचे समझे लगा देना फोर्थ पे. अनसॉलिसिटेड. 28, 29, 30, 31, 32 5 क्वेश्चन पैराग्राफ के हैं, तो आ जाओ ठंडे दिमाग से पैराग्राफ को पढ़ेंगे ताकि 5 क्वेश्चन बनाने में समय न लगे. करण was running a plant manufacturing spices and tea, मसाले और चाय. his grandfather name, अपने दादाजी के नाम से क्लास वो चला रहा है. the work force in his organization was sufficient as per the work order he had. उसके पास उतने लोगों की जरूरत है जितने लोगों की जरूरत चाहिए, तो इसका मतलब उसके पास ज्यादा वर्कर नहीं है ना ही कम वर्कर हैं.
इन द कमिंग ईयर हिज सेल्स टीम हैड अश्योर हिम 25% इंक्रीज इन सेल। सेल टीम ने बोला भैया अगले साल तो 25% का मुनाफा होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है सेल्स में। फॉर दिस ही नीडेड टू इंक्रीज स्टाफ स्ट्रेंथ। तो भैया अगर 25% सेल को बढ़ाना चाहते हो तो भैया आप स्टाफ को भी बढ़ाओ। मोर एवर 2 ऑफ हिज सीनियर मेंबर वर माइग्रेटेड टू ऑस्ट्रेलिया। 2 सीनियर मेंबर ऑस्ट्रेलिया भाग गए कि वहां ज्यादा पैसा मिलता है। चलो ठीक है, 2 लोगों की कमी तो ये हो गई। ही सेट विथ मिस रागिनी। मिस रागिनी के साथ बातचीत हुई जो कि एचआर मैनेजमेंट की हेड है, और डिस्कस विद हर द सोर्स फ्रॉम विच ही कुड गेट द स्टाफ ऑफ द लिस्टेड वैकेंसीज। एक कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, एक प्रोडक्शन मैनेजर चाहिए, एक स्पाइसेस मशीन ग्राइंडर ऑपरेटर चाहिए, एक ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेटर चाहिए, एक सेल्स मैनेजर चाहिए, एक लोडर चाहिए। लोडर मतलब जो सामान उठा के ले जा सके। मिस रागिनी सजेस्टेड दैट द सेल मैनेजर शुड बी फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं सेल्स मैनेजर को तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन से उठा लो। तो यार इंटरनल हो गया ना ये। फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर मैनेजमेंट सजेस्टेड दैट दे विजिट टू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो भैया आई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं कैंपस रिक्रूटमेंट करने। क्या कहते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट को? एज वेल एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस, वेल एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस। तो जब जाते हैं क्लास कैंपस रिक्रूटमेंट करने, आप बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है, तो मुझे नहीं लगता ये मतलब ये पैराग्राफ मैं कह सकता हूँ कि इतना टफ आपको नहीं लगेगा, आपको इतनी तकलीफ नहीं देगा अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो। ठीक है, अच्छा आइडेंटिफाई द स्टेप्स इन द, अच्छा ये कौन से स्टेप्स की बात कर रहा है? आइडेंटिफाई द स्टेप्स ऑफ द स्टाफिंग प्रोसेस मेंशन। मतलब मैं हर किसी का अटेंशन चाहता हूँ यहाँ पे, दिमाग लगाओ। पूरा पैराग्राफ सिंपल हिंदी में, मतलब सिंपल भाषा में इंग्लिश में लिखा हुआ है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस मेंशन इन द अबव केस। क्या ये प्लेसमेंट ओरिएंटेशन की बात कर रहा है? नो, ये मैन पावर रिक्वायरमेंट की बात कर रहा है। सेकंड, सिलेक्शन की बात हुई नहीं है अभी तो बहुत आगे सिलेक्शन होगा। तो एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट तो मैं बी पे टिक करूंगा, बिल्कुल क्लियरली है, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। नेक्स्ट, विच सोर्स रिक्रूटमेंट सजेस्टेड बाय मिस रागिनी। तो भैया कौन सा सोर्स है? इंटरनल है, एक्सटर्नल है? देखो आपको बोला विच सोर्स बोला है, तो आप इंटरनल एक्सटर्नल में से ही करोगे सोर्स। तो कौन सा सोर्स है क्लास? इंटरनल। बताओ क्लास क्या कहते हो आप? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना इसमें? कौन सा सोर्स है क्लास? इंटरनल सोर्स है। थर्ड पर टिक कर, सोर्स बोला है, सोर्स का आपको बोला सोर्स। बेनिफिट, विच बेनिफिट ऑफ इंटरनल सोर्स, कंपनी के अंदर से लोगे तो क्या फायदा होगा? इट इज एन इकोनॉमिक सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, सस्ता पड़ेगा। वाइडर चॉइस, उल्टा लिखा है, वाइडर चॉइस थोड़ी होता है। न्यू ब्लड, अरे भैया तुम्हारा पुराना एम्प्लॉय हो तो क्या ब्लड का चेंज कराओगे? क्या ब्लड निकाल के दोबारा भरोगे क्या? न्यू ब्लड कहां से आ जाएगा? इट मेक इकोनॉमिक लेथार्जिक बना देगा। नहीं यार, लेथार्जिक नहीं बनाएगा, और कॉम्पिटेटिव बनाएगा। उल्टा लिखा है, ये तीनों उल्टा लिखा हुआ है। लेथार्जिक कंपनी बाहर से लोगे तब बन जाते हैं वर्कर, क्या बिल्कुल एनर्जी लेस बन जाता है। अरे छोड़ना भैया, कुछ नहीं होने वाला, अपनी जिंदगी झंड है, कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा तो नहीं होता कुछ भी ना। तो पहला ऑप्शन मुझे लग रहा है करेक्ट है, और सारे बच्चों ने पहला बोला है, जान के मुझे खुशी हुई कि आप सबका आंसर जो है फर्स्ट है। गुड, मतलब पढ़ाई लिखाई कर रहे हो यार, ऐसी बात नहीं है, पढ़ते हो आप। 31 क्या कहता है? विच सोर्स ऑफ सुटेबल लोडर। भैया लोडर, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो लोडर बन जाओगे, ध्यान रखना, ठीक है? तो पढ़ाई लिखाई करो, मेहनत करो। बताओ जरा बेटा, लोडर कौन सा सुटेबल है? कैजुअल कॉलर। देखो लोडर को ना, या देखो ऐसा है कि जो लोडर होते हैं ना, उनमें बहुत ज्यादा एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, फिजिकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ताकतवर होने चाहिए कि सामान उठा के अपना ले जा सके कहीं पे, है ना? तो वो लोडर जो है वो कैजुअल कॉलर से तो देखो नहीं आएगा, एडवर्टाइजमेंट से कोई फायदा नहीं है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। थर्ड, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, अनएजुकेटेड लोगों को या कम एजुकेटेड लोगों को आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। 32 है, सजेस्ट द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट सुटेबल फॉर अ प्रोडक्शन मैनेजर। तो प्रोडक्शन मैनेजर के लिए भैया ट्रांसफर तो करोगे नहीं, क्योंकि आप बाहर से ही लेना है आपको। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार गांव से जो लेके आता है ना लोगों को, है ना? तो वो ठेकेदार साहब जो है गांव से लेके आएंगे लोगों को, वो पढ़े लिखे नहीं होंगे। पढ़े लिखे लोग ठेकेदार थोड़ी है, तो कॉन्ट्रैक्टर, लेबर कॉन्ट्रैक्टर है तो लेबर को लाएगा ना। एडवर्टाइजमेंट और एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट। मुझे इन दो में से मुझे कोई एक लग रहा है, पहला दूसरा, एडवर्टाइजमेंट और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो क्या आप कहते हो, बताओ जरा।
देखो प्रोडक्शन मैनेजर के लिए क्या बोला है इन्होंने, प्रोडक्शन मैनेजर के लिए ये कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए बोला था कैंपस वाला ना, प्रोडक्शन मैनेजर कुछ बोला ही नहीं। तो यार एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से कर लोगे तो आई थिंक ज़्यादा सही रहेगा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो सेकंड पॉइंट इंटरनल बोला था प्रोडक्शन मैनेजर के लिए, क्या प्रोडक्शन मैनेजर के लिए कहाँ बोला, सेल्स मैनेजर के लिए बोला था बेटा, प्रोडक्शन मैनेजर नहीं बोला था, सेल्स के लिए बोला था। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे टिक करूंगा मैं। एडवर्टाइजमेंट भी हो सकता है, देखो ऐसा नहीं कि एडवर्टाइजमेंट नहीं हो सकता, लेकिन मुझे लगता है कि यार एडवर्टाइजमेंट इज रियली एक्सपेंसिव, ठीक है। और हमें अगर मैनेजर की ज़रूरत है तो अगर कहीं पे प्रोडक्शन एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा उस पर, तो कहीं कोई काम कर रहा होगा और वहाँ से आप ले लोगे तो आई थिंक बेटर है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न तो मैं नहीं दे पाऊंगा इसका कि एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं होगा। मुझे लगता है एडवर्टाइजमेंट भी होना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी होना चाहिए। थर्ड और फोर्थ पे तो मैं स्ट्रांगली मना करूंगा। तो जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वो करेक्ट है, अगर आप एडवर्टाइजमेंट भी लगाते हो तो मेरे हिसाब से वो ठीक है, ठीक है। एनसीईआरटी में लिखा है क्या मैनेजर पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए, एनसीईआरटी में लिखा है क्या, एक बच्चा बोल रहा है, बाकी सब बताओ एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है क्या मैनेजर पोस्ट के लिए। यार एडवर्टाइजमेंट भी होता है मैनेजर पोस्ट के लिए, ऐसा नहीं कि एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी हो सकता है, सीनियर मैनेजमेंट के लिए होता है, राइट। नहीं नहीं, अगर एडवर्टाइजमेंट के लिए लिखा है ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के लिए नहीं लिखा है तो गलत होगा ना। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी तो वही सेम चीज है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में भी सेम चीज होती है, जहां सरप्लस एम्प्लॉयज होते हैं उनको भेज देते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल गलत है, तब इन्होंने जो दो ऑप्शन दे दिया वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया है। तो आप 1 2 पे कोई भी लगा सकते हो, आई थिंक आंसर ठीक होगा, राइट। हाँ, वाइडर रीच के लिए एडवर्टाइजमेंट होता है, करेक्ट, वाइडर रीच के लिए। चलो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों है। तो अरे यार इंटरनल रिक्रूटमेंट जो बोला है वो सेल्स मैनेजर के लिए बोला है, प्रोडक्शन मैनेजर के लिए नहीं बोला बेटा जी, क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। तो दूसरे पर टिक कर देता हूँ। एनटीए जहां तक है आपकी बात सुन के, अगर एनटीए को लगता है कि नहीं यार दोनों सही है तो दोनों पर टिक कर सकता है। वैसे इतना मत सोचा करो यार, 40 क्वेश्चन तुम्हें करने के लिए उन्होंने इसीलिए दिया है ताकि तुम टेंशन ना करो, ओके। हाँ तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ठीक है। हाँ एडवर्टाइजमेंट में काफी एक्सपेंसिव आएगा, यही एक्सपेंसिव सोचते हुए मैंने लगाया है, बाकी मुझे नहीं पता उन्होंने ऑप्शन क्या सोच के दिया है। आ जाओ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्लास। एप्टीट्यूड टेस्ट एग्जिस्टिंग स्किल्स, यार सुनो, एग्जिस्टिंग स्किल्स मतलब ट्रेड टेस्ट, इंडिकेटर ऑफ लर्निंग एबिलिटी टू मेक डिसीजन, एप्टीट्यूड। इंटरेस्ट का मतलब क्या है क्लास, इंडिविजुअल इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए पर्सन, कहाँ इन्वॉल्वमेंट होते हो। इंटेलिजेंस टेस्ट कौन सा होता है, लर्निंग अ न्यू स्किल, तो न्यू स्किल्स तो शायद एप्टीट्यूड होता है ना, न्यू स्किल्स। आप देख लो एक बार, आप ऑप्शंस को देखो पहले, ऑप्शन देख के आप अंदाजा लगाओ, चेक करो क्लास 33, ऑप्शन देख के आप बताओ क्या होगा। 33 का ऑप्शन देखो, एप्टीट्यूड टेस्ट में लर्निंग न्यू स्किल्स होता है, ये आप सबको पता है। तो अगर पहले का तुम्हारा चौथा है तो तुम्हारा पहले और दूसरे में से ही कोई एक आंसर होगा, पहले और दूसरे में से ही, अगर पहले का चौथा है तो, है ना, पहले का चौथा है। और ट्रेड टेस्ट का मतलब क्या है कि इंडिविजुअल एग्जिस्टिंग स्किल्स टू मेजर्स टू एग्जिस्टिंग स्किल्स, तो बी का फर्स्ट पक्का सही है। ए ऑप्शन पे टिक कर दो बिना कुछ सोचे समझे, ए पे टिक कर दो, ए पे टिक कर दो क्लास, क्योंकि पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का फर्स्ट है। इन्वॉल्वमेंट भाई देखो, जहां इंटरेस्ट होगा वहीं ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा आपका। आपको गेम खेलने में ज्यादा इंटरेस्ट है तो आपका गेम में इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा, है कि नहीं। 34, it is the managerial function of filling and keeping filled the position in organization with the right person। यार आई थिंक ये बनने वाला है सबसे आसान क्वेश्चन पूरे के पूरे उसका, पूरे मॉक टेस्ट का, मतलब मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन भैया। सही इंसान को सही जगह पे सही समय पे, जिसके पास सही क्वालिफिकेशन हो, ये मैनेजमेंट में कौन सा फंक्शन है, तो भैया कौन सा फंक्शन, स्टाफिंग। तो यार ऐसा नहीं कि आसान क्वेश्चन नहीं आते, कुछ क्वेश्चन तो आसान आएंगे। नेक्स्ट, नेम द टाइप ऑफ ट्रेनिंग, प्लम्बर। बेटा साफ साफ मैंने पढ़ाया है, मेरे नोट्स में लिखा हुआ है एग्जैक्टली, बिल्कुल नोट्स से देखो आ गया कुछ, मतलब हम जैसे लोगों का भी कुछ भला करना चाहती है एनटीए। नेम द टाइप ऑफ ट्रेनिंग सुइटेबल फॉर प्लम्बर एंड इलेक्ट्रिशियन।
मतलब कभी कभार मुझे लगता है कि हम इतना अच्छा ये अपनी पर्सनल बात बोल रहा हूँ, अपने मन की बात, ठीक है, उसको मतलब ऑफेंड मत होना इस चीज़ से। मतलब कभी कभी मुझे लगता है कि यार बच्चों को इतने अच्छे से पढ़ाओ, इतनी मेहनत से पढ़ाओ, इतने अच्छे से पढ़ाओ कि सबको लगे कि यार हाँ ये टीचर अच्छा पढ़ाता है। तो जो पेपर सेट कर रहा होगा टीचर, क्या पता हमारे क्वेश्चन में से ही सेट कर दे कि हाँ यार ये टीचर अच्छे क्वेश्चन देता है, चलो यहीं से सेट कर देते हैं। हालांकि ऐसा होगा नहीं, ये बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ तो मज़ा ही आ जाएगा, फिर तो अलग ही हो जाएगा लेवल, राइट। तो आप मुझे बताओ क्लास यहाँ पे कि यार टीचर को भी क्वेश्चन बनाना है, कहीं से उठाएगा वो क्वेश्चन, राइट। हम लोग भी कई बार बुक से क्वेश्चन उठाते हैं कि यार बुक में अच्छा क्वेश्चन है, चलो अच्छा क्वेश्चन दे दो, राइट। तो ये, तो आप मुझे बताओ ट्रेनिंग सुइटेबल फॉर प्लम्बर एंड इलेक्ट्रीशियन। तो इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर के लिए क्या होता है भाई, पहले मैं कर रहा हूँ, तू देगा अच्छे से, फिर तू करेगा और मैं तेरे को अच्छे से देखूंगा। तो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन। वर्कलोड, आ जाओ जरा, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को ना, देखते हैं क्लास कि ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि नहीं क्वेश्चन, राइट। अरे अगस्त में हार्ड नहीं होगा, ऐसा मत सोचो हार्ड होगा, ऐसा कुछ नहीं यार, हार्ड क्या बनाएंगे वो, हार्ड नहीं होगा वो, आप लोगों की अपनी रैंकिंग है, अपनी कंपटीशन है, इनका अपना कंपटीशन है, एक न्यूट्रलाइज हो जाएगा बाद में, आप टेंशन ना लो, राइट। वर्कलोड एनालिसिस एसेस द नंबर एंड टाइप ऑफ, देखो बेटा वर्कलोड जो होता है ना वही एसेस करता है कि कितने लोगों की आपको जरूरत है, एम्प्लॉय में, ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की जरूरत है। तो जो वर्कलोड एनालिसिस है वो कहता है कितने लोगों की जरूरत है। तो आई थिंक ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, राइट। भाई वर्कलोड देख के तो देखो मेरा वर्कलोड इतना है, मुझे इतने लोगों की जरूरत है, तो आई थिंक इसमें कोई गलती नहीं है। वर्क फोर्स एनालिसिस क्या देखता है, वर्क फोर्स एनालिसिस देखता है कि ओवर एम्प्लॉयमेंट तो नहीं है, अंडर एम्प्लॉयमेंट तो नहीं, ज्यादा लोग तो नहीं जुड़े काम में, कम लोग तो नहीं जुड़े, उस चीज को चेक करता है। तो आई थिंक इसका सेकेंड ऑप्शन जो है वो है वर्कफोर्स, ये लिखा होना चाहिए। वर्कफोर्स एनालिसिस ट्रांसलेट्स द मैन पावर रिक्वायरमेंट इनटू स्पेसिफिक जॉब डिस्क्रिप्शंस एंड डिजायरेबल प्रोफाइल ऑफ द कैंडिडेट। वर्क क्या कहते हो क्लास, मुझे लगता है कि यार ये तो नहीं होना चाहिए सेकंड का। वर्क फोर्स एनालिसिस ट्रांसलेट करता है मैन पावर रिक्वायरमेंट इनटू स्पेसिफिक जॉब डिस्क्रिप्शंस। तो यार ऐसा स्पेसिफिक जॉब डिस्क्रिप्शन में तो नहीं, तो स्टेटमेंट 2 आई थिंक गलत है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, थर्ड 1 ट्रू आर फॉल्स, सॉरी 1 ट्रू सेकंड फॉल्स, थर्ड। अब लो फिर एक पैराग्राफ आ गया, फटाफट आ जाओ, तसल्ली से पढ़ते हैं, कोई कंजूसी नहीं। Krishna has recently taken over as a manager of a computer manufacturing company. In first month, he preferred to observe rather than making any change. भैया पहले महीने में आप चीज़ों को देखो समझो, आप चेंज मत करो। He observed that the staff was using traditional method of operation that were 10 year. बेटा मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से चांसेस हैं, बच्चे बता रहे हैं कि आ रहा है क्वेश्चन डायरेक्ट, और बच्चे ये बता रहे हैं कि सारे क्वेश्चन उनसे बन जा रहे हैं, तो बच्चे बिल्कुल मस्त हैं अभी। तो आप लोग भी प्लीज़ थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई करो ताकि आपका पेपर अच्छा जाए, ये नहीं कि पढ़ाई छोड़ के बैठ जाओ। ही ऑब्जर्व, वो कहता है यार 10 साल पुराना टेक्निक यूज कर रहे हैं। नो वन हैड पुट एनी एफर्ट टू फाइंड द बेस्ट मेथड, ध्यान से सुनना, नो वन हैड पुट एनी एफर्ट कि बेस्ट मेथड कौन सा है, कुछ नहीं, सब भागे जा रहे हैं बस, कोई लॉजिकल सिस्टमैटिक थिंकिंग नहीं है। सो ही इंट्रोड्यूस वर्क स्टडी एज प्रपोज बाय टेलर, कहते हैं FW टेलर साहब ने वर्क स्टडी कहा था, हम वो प्रपोज करेंगे। दिस रिजल्टेड ट्रेमेंडस सेविंग ऑफ टाइम एंड एनर्जी, हमारा टाइम एनर्जी बचेगा। तो आगे देखते हैं, ही फर्दर ऑब्जर्व दैट देयर वाज अ क्लास कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द वर्कर और मैनेजर। वर्कर अपने आप को सुपीरियर समझता, सॉरी नीचे समझता है, मैनेजर अपने आप को हाई समझता है कि मैं मैनेजर हूँ, मैं बहुत बड़ा टीटी हूँ, ऐसा समझता है, जब समझना नहीं चाहिए किसी मैनेजर को ऐसा। द वर्कर felt that they were not considered important and owner felt that worker are class seekers and considered themselves very important. Worker were going to union leader for every small situation. हर जगह वो भीड़ लेके खड़े हो जाते हैं भैया, हर जगह वर्कर, भैया इतना मत करो मैनेजर को परेशान, सबको मतलब मिलजुल के रहना चाहिए, राइट। आगे द काइंड ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट हेल्प नन, भैया इस क्लास कॉन्फ्लिक्ट से किसी को फायदा नहीं होने वाला, लड़ाई झगड़े से भैया किसी का भला नहीं हुआ, आप थोड़ा सा दोनों एक दूसरे का पॉजिटिव सोचो, ऐसा इनको बोला जाता है। कृष्णा क्रिएटेड अ क्लास कंजेनियल एटमोस्फियर विद बोथ, अच्छा मतलब उसने कुछ ऐसा माहौल बनाया जहां पे दोनों मिलजुल के रह सके, दोनों का इंटरेस्ट सेम है, समझ सके, राइट। कृष्णा फेल्ट दैट देयर हैड बिन नो ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स फॉर लास्ट 2 ईयर, भैया वर्कर को ट्रेनिंग भी नहीं दिया लास्ट 2 साल से। सिलेक्शन प्रोसेस वाज इनफॉर्मल, सिलेक्शन प्रोसेस इनफॉर्मल, ऐसे ही, अरे भाई ठीक है यार, अरे ये मेरे भाई का दोस्त है इसको रख ले, चलो ये मेरा भतीजा इसको रख लिया, है ना यार, ऐसे मत करो, ऐसे चीज़ नहीं चल पाएंगी। वर्कर शुड बी सिलेक्टेड इन प्रॉपर तरीके से सिलेक्ट होना चाहिए। दिस रिजल्टेड लो प्रोडक्टिविटी, इसके से आउटपुट कम निकलता है।
तो कृष्णा फेल्ट दैट असेंबली लाइन मेथड वुड रिमूव बट लॉट ऑफ हर्डल इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. Which technique of scientific management is referred in the above paragraph? Method, fatigue, motion, standardization. तो देखो यार कौन सा साइंटिफिक टेक्निक है, तो आपको टेक्निक तो पता ही है क्लास, एक वर्क स्टडी है, डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम है, स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क हो सकता है, और लास्ट में मेंटल रेवोल्यूशन. तो यार मुझे लगता है इसमें साफ साफ अगर तुम ऊपर देखोगे क्या लिखा है, नो वन हैड पुट इट एफर्ट टू फाइंड आउट द बेस्ट मेथड. कोई भी मेथड के बारे में इन्होंने देखो नहीं बोला, साफ साफ लिखा है नो वन. ये देखो 10 ईयर ओल्ड के बाद ही ऑब्जर्व दैट द स्टाफ, नीचे 10 नो वन हैड पुट एनी एफर्ट. तो भैया इसका मतलब मेथड स्टडी, अरे मेथड है तीसरा, मेथड स्टडी. 38 विच प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस बाय प्रिंसिपल. सुनना मेरी बात, विच प्रिंसिपल, तो कौन सा प्रिंसिपल है. फंक्शनल फॉर्मैनशिप के बारे में तो टेक्निक है, स्टैंडर्डाइजेशन, ऑर्डर, तो कौन सा प्रिंसिपल है भैया, एक ही प्रिंसिपल है. राइट, कौन सा गलत लगा दिया क्या मैंने, 37 का 37 सही तो लगाया था, मेथड स्टडी 37 पे लगाया था ना, 37 पे सही तो लगाया है, अरे सही तो लगाया है बेटा, तीसरा मेथड. 38 साइंस नॉट रूल ऑफ थंब पहला होगा ना क्लास, 38 का पहला, 38 का पहला, इट्स ओके कोई बात नहीं. तो इसका पहला 39 उसका तो साइंस था ना, हर चीज में साइंस की बात कर रहा है कि भाई वर्क स्टडी क्या कहता है. आप लोगों ने किसी ने साइंस नॉट रूल ऑफ थंब पढ़ रखा है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में पढ़ो, वर्क स्टडी लिखा गया है साफ साफ, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में वर्क स्टडी लिखा गया है, क्लियरली वर्क स्टडी लिखा गया है. Which principle have the worker management realize each one important. दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हैं, दोनों साथ चलेंगे तभी होगा बात, नहीं तो बात नहीं बनेगी. किसमें कहता है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में कहता है. द प्रिंसिपल, विच प्रिंसिपल बेटा 39 में बोलो, विच प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल होगा. प्रिंसिपल बोला है, टेक्निक बोला है, मुझे ये बता दो. जो बच्चे मुझे मेंटल रेगुलेशन आंसर दे रहे हैं वो खुद से पूछो, प्रिंसिपल बोला है तो प्रिंसिपल क्या है यार. हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड के अंदर भी मेंटल रेवोल्यूशन की बात की गई है, वो प्रिंसिपल है, वो टेक्निक है, तो प्रिंसिपल है. राइट, ए पहला सही है इसका. 40 the selection process was informal. सिलेक्शन प्रोसेस इनफॉर्मल है एंड वर्कर आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन इंडिविजुअल मैनेजर ओपिनियन. एक मैनेजर के ओपिनियन से, उसकी सलाह से सिलेक्ट हो जाता है वर्कर. शोज द वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. यार साइंटिफिक मैनेजमेंट पूछा है, राइट. तो आप मुझे बताओ क्लास की कौन सा प्रिंसिपल है जो वायलेट कर रहा है कि यार एक मैनेजर ने बोल दिया और आपने बस लगा दिया, एक मैनेजर ने बोला और आपने. कितना है अभी क्वेश्चन बेटा, अभी तो हम शायद 40 पे हैं, 10 क्वेश्चन और है, हार्डली 10 मिनट और लूंगा, टेंशन ना लो. विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, आप मुझे बताओ क्लास, विच प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहता है कि भैया इसका वायलेट हो रहा है. तो यार देखो मेथड स्टडीज टेक्निक ये होगा नहीं, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट का है, साइंटिफिक जनरल मैनेजमेंट का यानी कि फ्यूल का है, टेलर का नहीं है. स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, वर्कर को लंबे समय तक रोका जा रहा है, और डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी. वर्कर को ट्रेनिंग देने की बात की गई. तो क्या कहते हो क्लास 40 में, तो यार मुझे लगता है ए तो गलत है ही, और बी और सी में से देखो चौथा गलत है, टेक्निक है, बी और सी. ठीक है, बी और बेटा अगस्त वालों के लिए स्ट्रेटेजी 20 तारीख को आएगा ना, 20 वालों को, अभी 19-20 को पेपर हो जाए, फिर आपको तो 1 महीना मिला है यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, आप करते जाओ. स्ट्रेटेजी 20 तारीख को आएगा. तो यार सी ऑप्शन करेक्ट है. ये कहते हैं कि हर एक वर्कर का सिलेक्शन से लेकर आगे तक का हर एक वर्कर का जो है आपने ध्यान रखना है, ट्रेनिंग देनी है. तो ये ऐसा उसमें नहीं करते थे, ना ट्रेनिंग देते थे ना सही से सिलेक्ट करते थे, तो सिलेक्शन से ही आपको ध्यान रखना होता है, ऐसा थर्ड पॉइंट कहता है. तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है. स्टेबिलिटी मतलब जब आप जल्दी जल्दी ट्रांसफर कर रहे हो, जल्दी ये सब जल्दी निकाल दे रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, तब हम स्टेबिलिटी पे लगाते हैं. इसमें ऐसा कुछ निकालने की बात नहीं कह रहे. 41 which concept is required to transform the negative thinking of workers and management towards each other. यार मेंटल रेवोल्यूशन है, सिंपल है, मेंटल रेवोल्यूशन ये सिंपल है बिल्कुल, मेंटल रेवोल्यूशन.
बेटा कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म इज द एक्सटेंशन ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन, सबकी सलाह लेना, सबको मिला के चलना, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसका सेकंड होगा मेंटल, श्योर 100% श्योर है क्लास इसका मेंटल रेवोल्यूशन ही होता है, क्योंकि इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है और कुछ होता भी नहीं ऐसा। in which type of market price of security are determined by demand supply security, बताओ। अब आगे क्लास फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे, अब यहाँ तुम्हें दिक्कत हो सकती है बट ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। प्राइमरी मार्केट में प्राइस डिफरेंस याद करो, मैंने तुम्हें पढ़ाया था डिफरेंस याद करो, अगर तुमने मेरा वन शॉट अच्छे से देख रखा है तो भी बात बन जाएगी, क्लास तो बहुत दूर की बात है, वन शॉट से बात बन जाएगी आपकी। कौन सेट करता है प्राइमरी में, पहले मुझे ये बताओ, प्राइमरी में कौन सेट करता है? अगर तुम्हें ये पता होगा तुम सेकेंडरी में कौन करता है समझ जाओगे। प्राइमरी मार्केट में कौन सेट करता है प्राइसेस को? मैनेजमेंट, है ना, मैनेजमेंट। करो रिवाइज भैया, कब करोगे रिवीजन? अब रिवीजन करो इसका, मैनेजमेंट। और अगला इसमें कौन करता है? प्राइमरी में मैनेजमेंट करता है, सेकेंडरी में मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड सप्लाई। एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल देता है, सेकंड टिक कर दूं, ठीक है। सेकंड, a company is selling security at an agreed price to broker who turn it to resell with investing public, the method of flotation। आप याद करो मेथड ऑफ फ्लोटेशन को, पहले ब्रोकर को देंगे फिर ब्रोकर आगे बेचेगा हाई प्राइस पे, कौन सा होगा फिर मुझे बताओ, कौन सा होगा? ऑफर फॉर सेल, प्रोस्पेक्टस तो बिल्कुल नहीं होगा, राइट इशू में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देते हैं, प्राइवेट में खास लोगों को देते हैं, सारे गलत है, ऑफर फॉर सेल ही अपना सही है, राइट। 44, देखो ऐसे क्वेश्चन मुझे प्यारे लगते हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछते हैं, देख के मजा आता है बनाने में, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन, कम से कम कॉन्फिडेंस तो आता है, इतना छोटा है देख के हाँ यार सांस में सांस आई। Which one of the following is not a money market instrument? मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट याद है क्लास आपको? कॉल मनी है, कमर्शियल पेपर है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, ट्रेजरी बिल्स है ना, कमर्शियल बिल्स है, लेकिन EIPO नहीं है क्लास, है ना, नॉट। तो सेकंड में टिक कर दूं, EIPO। तो ये इसे ऑड कह सकते हैं, विच वन इज ऑड, इनमें से कौन सा ऑड है? तो 42 का सेकंड है, राइट। क्या 44 का सेकंड है? 42 करा दिया बेटा, देख लेने का 42 तो करा दिया, साथ साथ देखा करो, बैक होगा ना, ये हैंग हो गया ना एक बार, एनटीए का शुक्र अदा करो कि एनटीए का मॉक टेस्ट ऑनलाइन लाइव चल रहा है, मतलब उस पर बैक हो गया तो खत्म बात, सारी कहानी एंड हो जाएगी अगर हैंग हो गया तो इसलिए देखो इसको फिलहाल, अब बाद में देख लेना जो छूट गया पीछे। Which one of the following is perform well when householder offer high rate of return and resources are allocated to firm having highest productivity? अब ये क्वेश्चन इन्होंने अलग सा दे दिया, एलोकेटिव फंक्शन, फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल मार्केट। चलो देखो यार, सुनो मेरी बात, कहते हैं which one of the following performed well when household are offering high rates? हाउसहोल्ड की सेविंग्स पे उनको हाई रेट दिया जाता है, यही सेंस है इसका। एंड रिसोर्सेस आर अलोकेटेड टू फर्म हैविंग द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी, यानी कि जहां से हमें आउटपुट सबसे ज्यादा मिलेगा वहां पे हम इन्वेस्ट करेंगे और हाउस होल्ड को भी सबसे ज्यादा रिटर्न देंगे। हाउस होल्ड का मतलब सेवर्स, और ये बात कर रहा है बोरोवर्स की, तो मतलब ये है चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट का, फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस की बात कर रहा है, ये फंक्शन की। तो फाइनेंशियल मार्केट का ही फंक्शन है जो कहता है कि जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में लगाना है हाउस होल्ड की सेविंग्स को मोबिलाइज करके। तो इन्होंने ऐसा कुछ फंक्शन तो लिखा नहीं, मोबिलाइज वाली लाइन जो हम पढ़ते हैं हमारे बुक में जो लाइन है वो लाइन तो लिखी नहीं है, लेकिन इस चीज को अलोकेटिव फंक्शन कहते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कहते, इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं कहते, फाइनेंशियल मार्केट। मतलब ये क्वेश्चन एज अ स्टूडेंट अगर मैं बना रहा हूं ये क्वेश्चन, तो मुझे इसलिए पहला ऑप्शन चूज करना पड़ रहा है क्योंकि दूसरा तीसरा चौथा गलत है, तो पहला ऑप्शन चूज। कई बार हमें सही का नहीं पता होता पर हमें पता होता है गलत का। तो बेटा EIPO होता है इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर, है ना। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्टार्टेड इन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कब स्टार्टेड हुआ था बेटा, बता दो फटाफट जरा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कब स्टार्टेड हुआ था? नेशनल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लास, आप इस पर टिक कर लेना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कब स्टार्टेड हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था? अब ये है क्लास डेटा, यानी आपका ईयर का क्वेश्चन। अरे वाह, 1992 में स्टैब्लिश, बच्चे ने लिखा है क्लास आंसर, बहुत ही प्यारा आंसर लिखा है कि 1992 में स्टैब्लिश हुआ, 1993 में रिकग्नाइज हुआ। बेटा ये नहीं लिखा आपने कि रिकग्नाइज किसके द्वारा किया गया, ये तो लिखना चाहिए था आपको, बट फिर भी आपने बहुत ज्यादा लिखा है डेटा। 1994 में ये क्लास आपका स्टार्ट हो गया, सही आंसर है सेबी, करेक्ट। अरे वाह, मतलब यार डीप नॉलेज है तुम लोगों को।
सभी द्वारा 1993 में रेकग्नाइज कर दिया गया, 1992 में स्टैब्लिश हुआ है। मुझे नहीं पता कि इसका आंसर तुम्हें पता होगा रियली, ठीक है। 1994 में स्टार्टेड हुआ, तो 1994 पे लगा देना। तो यार ये इसका आंसर अगर तुमको रियली में पता है तो यार बहुत बड़ी बात है, मतलब आप लोग का सिलेक्शन तो हो जाएगा जहां तक ड्यू में, ठीक है। डिफरेंट टूथपेस्ट कंपनी क्लेम दैट देयर प्रोडक्ट व्हाइटनिंग द टीथ मोस्ट। मैंने आपको जब एडवर्टाइजमेंट पढ़ाया था तो मैंने एक बात बताया था। अच्छा गूगल से बता रहे हो, चलो कोई बात नहीं बेटा, गूगल से बता रहे हैं तो ये भी तो दिमाग है ना कि गूगल से सर्च करने की क्षमता है। कई बच्चे पूछते हैं, कई बच्चे मुझे कुछ कुछ चीज़ ऐसे पूछते हैं जो वो सर्च कर सकते हैं गूगल से, ये कब आया था। तो यार गूगल है तो फिर वही चीज़ है। कई बार हम लोग भी नहीं पता होता डाटा तो गूगल से देखते हैं, तो ये उसमें कोई बुरी बात नहीं है। गूगल से देखा, नहीं पता है, देख लिया, पता चल गया, इट्स गुड, राइट। अब मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट में बात बताई कि एडवर्टाइजमेंट की लिमिटेशन पता है क्या है? एडवर्टाइजमेंट कंफ्यूज करता है रेदर देन हेल्प। आप देखते हो टीवी में हर कोई नंबर 1 पे रहता है, हर कोई नंबर 1 पे रहता है, हर कोई नंबर 1 पे, सब नंबर 1 पे, सब नंबर 1, हमारा नंबर 1 है, लोगों का भरोसा, हमारा नंबर 1, हमारा नंबर 1। अरे भैया ना कोई नंबर 2 तो होगा, हर कोई नंबर 1 पे। बच्चे भी ऐसे करते हैं, बच्चे भी ऐसे करते हैं, बच्चे भी हर टीचर को नंबर 1 कहते हैं। हर टीचर, एक ही बच्चा 10 टीचर से पढ़ रहा है, सबको सर यू आर द बेस्ट, यू आर द वर्ल्ड बेस्ट टीचर, यू आर द वर्ल्ड बेस्ट टीचर। टीचर भी कहता भैया कौन है डिसाइड तो कर लो, हमें बेस्ट है, वो भी बेस्ट है, वो भी बेस्ट है। तो इसी तरीके से क्लास कंपनी कहती है कि भैया हम हर कोई नंबर 1 पे है, सब नंबर 1 पे है, भारतीय करोड़ों लोगों की पसंद है, राइट। चलो तो ये आते हैं 47। बच्चों को लगता है कुछ पता नहीं चलता, बच्चों को सब टीचर का सब पता रहता है कि टीचर भी तो बच्चा ही था कभी। सर आपने सबसे अच्छा पढ़ाया, बस आप ही की वजह से हुआ है सर, आप ही हो। चलो 47। तो 47 में क्या होगा? अंडरमाइन सोशल वैल्यू, कंफ्यूज द बायर। तो कंफ्यूज रेदर देन हेल्प, बुक में एक लाइन लिखा गया है क्लास, ठीक है। कंफ्यूज, बस 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 अब बच्चे लाइन लिख रहे हैं कि बेस्ट टीचर है। भैया मैं बेस्ट नहीं हूँ मैं बेस्ट नहीं हूँ मत बोलो। तो ये क्या है क्लास? कंफ्यूज रेदर देन हेल्प, तो बी ऑप्शन पे टिक होगा। यार एक चीज मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम ना सारे ऑप्शंस को पढ़ लिया करो एक बार, इफ यू हैव सफिशिएंट टाइम तो सारे ऑप्शन जरूर पढ़ लिया करो, सारे ऑप्शंस को। तो इसका कंफ्यूज है रेदर देन हेल्प। चलो 47 का सेकंड। 48 टुडे द कंज्यूमर इज किंग, आज कंज्यूमर राजा है। एंड व्हाट अप्लाइज अ कैवेट वेंडिटर। अच्छा 2 वर्ड बताऊंगा, जो सीए फाउंडेशन पढ़ रहे हैं अभी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रखा होगा, तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा 2 क्वेश्चन बचे हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना, बस 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं 48। मतलब मुझे ये पेपर ना मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मॉडरेट लेवल है। कुछ क्वेश्चन थे जहाँ पे, जैसे अभी हमने एलोकेटिव फंक्शन वाला था जहाँ तुम गलती कर सकते थे, कुछ क्वेश्चन और भी था जहाँ मिस्टेक कर सकते थे, ठीक है। बट ओवरऑल पेपर मीडियम कहूँगा मैं, बहुत आसान भी नहीं कहूँगा क्लास एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, और बहुत टफ भी नहीं, राइट। फाउंडेशन में मैं फाउंडेशन क्लास नहीं लेता बेटा, ठीक है। तो उसमें एक कैवेट एम्पटर है, उसकी मीनिंग पता है, लेट द बायर बी वेयर, ठीक है। बायर खुद सावधान रहो भैया, तुम बायर हो, तुमको ग्राहक बोल रहा है भैया क्या मस्त लग रही है तुम्हारे ऊपर, भले ही तुम क्लास चंपू लग रहे हो, लेकिन वो उसको बेचनी है, वो तो क्या देगा भैया मस्त एकदम लग रही है, जुगनू कलर की बेच दी आपको टी शर्ट, आप मस्त लग रही है बोल के। तो भैया उसका मतलब क्या है कि भाई अपना दिमाग लगा लो यार। टुडे द कंज्यूमर की, लेकिन ये लिखा कैवेट वेंडिटर, इसका उल्टा है। कैवेट एम्प्टर मतलब बायर बीवर, ये है सेलर, ठीक है। हाँ घर वाले तो बोलते हैं यार, घर वाले तो बच्चे हैं यार, माँ के लिए तो बच्चा कैसा भी रहे मस्त लगता है ना, अपना बच्चा तो एकदम हीरो ही रहता है हमेशा। लेकिन दुकान वालों का क्या है यार, वो उसके बच्चे थोड़ी है, बोल रहा है अपने बच्चों को बोले। द मैक्सिम विच स्टेट्स दैट लेट दिस सेलर बीवर, बात बिल्कुल सही है। इन सच सिचुएशन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट परफॉर्म अ क्रिटिकल फंक्शन, आइडेंटिफाई द फंक्शन। यार सुनो मेरी बात, सेलर को सावधान रहना है इसमें। तो सेलर का जो डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, वो ऐसा कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगा जिसकी वजह से वो सावधान रह सके? प्रमोशन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग। यार प्रमोशन से सावधान क्या रहेगा? ब्रांडिंग तो नाम दिया जाता है क्लास, आप एक नेम दोगे। आप पैकेजिंग प्रोडक्ट की पैकेजिंग आप करते हो ताकि प्रोडक्ट खराब ना हो। और कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, क्या लगता है आपको, मुझे बताओ क्या लगता है? वैसे आप समझ जाओगे क्लियरली। देखो एक राइट है, मेरी बात ध्यान सुना, क्या पता क्वेश्चन आ जाए, मेरे एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ जाते हैं इसलिए बोल रहा हूँ। क्या पता ऐसा, कभी आपने ऐसा देखा है, क्या पता ऐसा आ जाए कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन में एक है राइट, कंज्यूमर राइट्स है एक, जिसका नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन, और एक है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन का मतलब क्या है? पूरी जनता को जागरूक करो, जागो ग्राहक जागो, राइट टू एजुकेशन, राइट। लेकिन
राइट टू इंफॉर्मेशन क्या कहता है कि भैया मैं ये माउस खरीद रहा हूं तो इस माउस की इंफॉर्मेशन दो, वो है राइट टू इंफॉर्मेशन। एजुकेशन मतलब कि मेरे राइट्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैं उसको जान सकूं कि मेरे अधिकार क्या है एज ए कंज्यूमर, तो वो होता है क्लास आपका राइट टू एजुकेशन। एक चीज और इसके अंदर और है, राइट, इसमें आप कोई भी दुकानदार के पास चले जाओ, कोई भी प्रोडक्ट खरीद लो, उसमें कस्टमर सपोर्ट सर्विस का नंबर लिखा रहता है। यकीन मानो 1 रुपए का सेंटर फ्रूट खरीदते उसके पीछे भी मेल आईडी लिखी रहती है कि कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो भैया मेल कर दो आप। 1 रुपए की चीज के पीछे भी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक लॉ है, एक थोप दिया गया है दुकानदार के ऊपर कि भैया तुम कंज्यूमर की बात को सुनो, चाहे तुम्हारा प्रोडक्ट 1 करोड़ का हो चाहे 1 रुपए का हो, तुम कंज्यूमर की बात को सुनो, जिसकी वजह से तुम सेफ रहोगे। कि भाई देखो, आप एक चीज देखना, आप कहीं पे भी, आप किसी भी जगह कंप्लेन करोगे ना तो वहां से रिप्लाई आता है। क्या रिप्लाई आता है क्लास? क्या रिप्लाई आता है? क्या रिप्लाई आता है क्लास? यहाँ पे कि यहाँ पे रिप्लाई क्या आएगा क्लास? रिप्लाई ये आएगा कि भैया आप जो है कस्टमर सपोर्ट का नंबर है, आप वहां पे जो है आप कंप्लेन फाइल करो। कस्टमर सपोर्ट का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वहां पे कंप्लेन फाइल करो, वहां पे आप बोल दो। भले ही वो तुम्हारा रिप्लाई ना दें, एनटीए क्या कहता है, एनटीए भी कहता है भले वो रिप्लाई ना दें, लेकिन हाँ भैया आप हमें कंप्लेन फाइल कर दो सेफ रहने के लिए, राइट। कंज्यूमर इज किंग। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर मुझे बताओ क्लास क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, थर्ड या 4 मुझे बताओ। थर्ड तो कोई मतलब नहीं, फर्स्ट भी नहीं, फोर्थ ऑप्शन है कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट अगला चेक करो क्लास, फोर्थ ऑप्शन, द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ नेम और साइन टू अ प्रोडक्ट इज पार्ट ऑफ विच एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो ये मार्केटिंग मिक्स का कौन सा एलिमेंट होगा बताओ क्लास? मार्केटिंग मिक्स का कौन सा एलिमेंट है? ये मैं आप पे छोड़ देता हूं क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि तुम ये क्वेश्चन का आंसर जरूर बता दोगे, राइट। बताओ क्लास क्या आंसर होगा इसका? अब खत्म हो गया ये क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ गिविंग नेम और साइन। तो यार देखो ये किसके अंदर आता है मुझे ये बता दो, किसके अंदर आता है क्लास? ये किसके अंदर आता है? ये किस चीज के अंदर आएगा? किस चीज के अंदर आएगा? ये प्रोडक्ट ब्रांडिंग के अंदर आएगा। ये किसके अंदर आएगा क्लास? ब्रांडिंग के अंदर आएगा। और ब्रांडिंग किसके अंदर आता है? 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 ब्रांडिंग प्रोडक्ट मिक्स के अंदर। तो ये यार प्रमोशन मिक्स क्यों कह रहे हो तुम? प्रमोशन मिक्स कुछ बच्चे कह रहे हैं, मतलब समझा नहीं, क्यों कह रहे हो प्रमोशन मिक्स? क्या रीजन है? प्रमोशन मिक्स नहीं होगा इसका बेटा, प्रमोशन मिक्स नहीं होगा। ओके बेटा, लेट्स द सेलर बी वेयर, वही था, लेट्स द सेलर बी वेयर, वही लिखवाया था क्लास आपको। अगला देखो फिफ्थ, वही बोला था, मतलब गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेवल एज असर्शन, दूसरा इज रीजन, ठीक है। प्लेस मिक्स वही है यार, प्लेस मिक्स तो तुमको पढ़ाया था, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। Under the incentive scheme, employer offered companies shares at set price to the lower than market. ESOP, ठीक है क्लास, क्या कहते हैं क्लास? ESOP, जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान है, वो क्या कहता है क्लास? कि भैया सस्ते रेट पे शेयर्स को दो, तो सही है ये बात। और एम्प्लॉय अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स फीलिंग, इससे क्या होगा? वो ओनरशिप की फीलिंग करेंगे, वो उनको मालिक लगेगा। दोनों स्टेटमेंट सही है, आई थिंक करेक्ट रीजन भी है, तो आपको इस पे ए टिक करना चाहिए। ए है क्लास, फोर्थ नहीं है, ए है, ठीक है। ए पे टिक कर दो, टिक कर दो दिया ए पे। अच्छा खत्म हो गया लग रहा है, क्वेश्चन खत्म हो गया, बस सही था ना। 50 का ए होगा बेटा, वो दोनों एक ही चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, राइट। कितने सही है तो यार, अब तो आगे जा ही नहीं रहा है, इसके आगे नहीं जाएगा क्या? बस खत्म हो गया, खत्म हो गया क्लास, ठीक है। अब इसमें मार्किंग नहीं आती, नहीं तो पता पड़ जाता अभी कितने सही है। ये हो गया, राइट। रिजल्ट नहीं देते इसका, नहीं देते बेटा, रिजल्ट नहीं देते। रिजल्ट देते तो क्लास बात ही अलग थी, रिजल्ट नहीं देते तो यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। तो बस आप अपनी, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। ईगो का भी मैं करा दूंगा आपको। आई होप क्लास जो क्वेश्चन मैंने बताया क्लास आपको समझ आया अच्छे से।
सिर्फ आंसर बताने की कोशिश नहीं करी, मैंने समझाया भी, इसीलिए 45 मिनट से ज़्यादा समय लग गया। दूसरी बात, मैंने 40 की जगह 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं। तो अब ये मत बोलने लग जाना कि सर जब ये क्वेश्चन तो 1 घंटे में आप कर रहे हो तो हम कितनी देर में करेंगे। बेटा मैंने समझाया है, 40 की जगह 50 क्वेश्चन करे हैं और तुम्हें काफ़ी सारे क्वेश्चंस का मैंने रीज़न समझाया, आराम से हंसी मजाक करते हुए प्यार से हमने इस टॉपिक खत्म किया है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से करके आना और नेक्स्ट क्लास